नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों का सरकार के खिलाफ विरोध अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। विरोध का नया रूप देते हुए कांग्रेस के साथ कुछ अन्य विधायक गैरसैंण स्थित विधानसभा परिसर में बिस्तर लेकर पहुंचे और रात्रि सदन में ही बिताए। विपक्ष इसे सरकार की नीतियों और जनहित के मुद्दों पर उदासीनता के खिलाफ उठाया गया कदम बताया है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक जनता की समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं देती है, उनका विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने इस प्रकार के प्रदर्शन को संसदीय गरिमा के खिलाफ बताया और इस पर गंभीर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सदन लोकतांत्रिक चर्चा का मंच है, न कि विरोध प्रदर्शन का स्थान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मुद्दे पर सक्रिय नजर आए। उन्होंने कांग्रेस विधायकों से फोन पर बात कर विरोध खत्म करने की अपील की, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर अडिग दिखाई दे रहा है। विपक्ष का आरोप, कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि सरकार गैरसैंण सत्र को केवल औपचारिकता बना रही है और जमीनी मुद्दों पर कोई ठोस चर्चा नहीं हो रही है। विधायकों ने साफ किया है कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती, वे सदन से बाहर नहीं जाएंगे। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा भोगपुर स्थित इवाना रिजॉर्ट में रेव पार्टी होती हुई पकड़ी गई है। पुलिस ने 9 महिलाओं सहित 37 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी लोग मुजफ्फरनगर यूपी के दुकानदार हैं। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल और राम झूला चौकी प्रभारी उत्तम रमोला की टीम ने रिजॉर्ट में छापेमारी की, जिसमें गैर राज्यों से पहुंचे लोगों की रेव पार्टी होते हुए पकड़ी गई। जबकि बारिश के चलते SDM यमकेश्वर ने 1 जुलाई से सभी रिजॉर्ट को बंद करने के आदेश जारी किए हुए हैं। ऐसे में पुलिस ने होटल स्वामी प्रशांत के खिलाफ SDM के आदेशों का उल्लंघन करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा रेव पार्टी के आयोजन की पहचान मवाना उत्तर प्रदेश निवासी मनोज कुमार के रूप में हुई है, जो एग्रीकल्चर कंपनी का मैनेजर है। कंपनी में 4 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए मनोज ने दुकानदारों को लोक लुभावनी स्कीम के तहत रेव पार्टी में आमंत्रित किया था। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पकड़े गए सभी 37 लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि विजय वर्ष भी गंगा भोगपुर के एक रिजॉर्ट में रेव पार्टी होती हुई पकड़ी गई थी। भरारी सैंड में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रातःकाल भ्रमण के समय तैनात सुरक्षा कर्मियों से भेंट की। उन्होंने पुलिस बल की आवास, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम में भी पुलिसकर्मी अदम्य साहस और प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने विशेष रूप से धराली जैसे आपदा प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय कार्यक्षमता और सेवा भावना की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समर्पण ने संपूर्ण पुलिस बल की कार्यक्षमता को नई पहचान दी है। कैसा रहा? खाना वाना मिला? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ड्यूटी कहाँ से लगी आप लोगों को? ऋषिकेश से हम। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? व्यवस्था ठीक है यहाँ? जी सर। रहने की भी है ना ठीक से? सो गए ठीक से? जी। रात भर ड्यूटी ठीक है? जी सर। अच्छा, खाना वाना खा लिया था? जी। ठंड ज़्यादा तो नहीं है? नहीं थी। कोई दिक्कत तो नहीं सर। रहने वाने की सब। रुड़की के कोर यूनिवर्सिटी में क्लास में पढ़ रहे बीटेक 3rd ईयर के छात्र पर छात्रों के दूसरे गुट ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हमलावर छात्र मौके से फरार होगा। सूचना मिलते ही कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्र को कोर यूनिवर्सिटी में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे छात्र के परिजन घायल छात्रों को लेकर रुड़की के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल घायल छात्र के परिजनों द्वारा भाद्राबाद थाना कोतवाली में तहरीर दी गई है। दरअसल साउथ सिविल लाइन निवासी प्रिंस लोहान पुत्र लोकेश लोहान कोर यूनिवर्सिटी में बीटेक 3य वर्ष का छात्र है। छात्र के हमले के बाद उसके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन की सबसे बड़ी लापरवाही रही है। हथियार लेकर छात्र यूनिवर्सिटी में कैसे घुसे, ये घटना यूनिवर्सिटी में हुई घटना पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। ना मेरा बेटा है प्रिंस, ये कोर कॉलेज में पढ़ता है, तो वहाँ से कोर से फ़ोन आया कि आपके बेटे का ऐसे चोट लगी है, आप पहुँचो एकदम। तो मैंने जाकर देखा, 20 में वहाँ बातचीत हुई तो 20 बंदे आए। उन्होंने हथियार थे, पिस्टल भी थी और सरिये रोड वगैरह जो था। लड़का क्लास में था जो सीढ़ियों के पास में, और तो वहाँ पे ना इसे इतना उसके एकदम सारे इकट्ठे सामने ही आ गए। उन्होंने आते ही ना इस सरिये बजाने शुरू कर दिए। इसे होश ही नहीं आया, एकदम ब्लड ही ब्लड हो गया।
और वे लोग ने बिल्कुल ठंडा पड़ गया। इसने फिर ना उन्होंने कॉलेज वालों ने वही से लेके आए, ट्रीटमेंट चालू किया। इसकी बिल्कुल ऐसी हालत थी, 3 जगह टांके आए हुए, जगह कह रहे जख्म है, ना टांके लगाते ना ट्रीटमेंट करते तो बच्चा बचने की उम्मीद नहीं थी। उनकी लापरवाही, क्योंकि चेकिंग गेट पर होनी थी, वे बिना हथियार या इतनी रोड वगैरह लेकर 20 बंदे अचानक जाकर कार्रवाई कर दी। ऐसे कैसे मार सकते हैं बताओ बच्चे को। वे तो कह रहे हम सपोर्ट कर रहे हैं जी आपके साथ में, जैसा आपको सहयोग चाहिए हम पूरा देकर साथ देंगे आपका। भाजपा प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम पार्टी मुख्यालय में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने खुलकर राज्य व राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। पंचायत चुनावों में पार्टी की प्रचंड जीत के लिए जनता का आभार जताया। ऐसे उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहने का परिणाम बताया और कार्यकर्ताओं की मेहनत को जीत का आधार कहा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता का विश्वास अटूट है। देश को आगे बढ़ाने और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। उन्होंने दावा किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत निश्चित है। हम बिल्कुल आश्वस्त हैं देश की जनता का, चुने हुए प्रतिनिधियों का, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास है, इसलिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं देश आगे बढ़े, विकसित भारत बढ़े, इसलिए हमारे प्रतिनिधि को पूरा सहयोग मिल रहा है और पुनः उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेसी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के विधायकों ने मंगलवार को सदन में ही रात गुजारने के बाद सुबह ही बिस्तर उठाए। बुधवार 11 बजे सत्र शुरू हुआ तो कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर तमाम आरोप जड़ते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिससे सत्र को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। जब सत्र दोबारा शुरू हुआ तो कांग्रेस विधायकों ने विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी में शामिल होते हुए निर्दलीय विधायक संजय डोभाल भी वेल में जा पहुंचे। हालांकि हंगामे के बीच ही अनुपूरक बजट के साथ ही सभी विधेयक पारित कर दिए गए। इसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विरोध में कांग्रेस विधायक सदन के बाहर सीढ़ियों पर जा बैठे और सरकार पर आरोप जड़े जाने लगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जब समिति के निर्णय एक तरफा ही लिए जाने हैं तो उनका इसमें बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो शर्म नहीं आ रही है, जनता के पैसों का व्यर्थ कर रहे हो, शर्म करो जरा। खाली यहाँ रोज का रोज आता, रोज ही ड्रामा होता है। जनता का सवाल नहीं पूछने दे रहे, जनता की समस्याओं को नहीं सुनने दे रहे, खाली अपना मनोरंजन कर रहे हैं यहाँ पर, अपने क्षेत्र में विकास। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भले ही दूसरे दिन 2 घंटे 40 मिनट की कार्यवाही के बाद स्थगित हो गया, लेकिन इस हंगामे के बीच हुई इस कार्यवाही के दौरान सरकार ने 11 अहम विधेयकों को पास कर लिया। सदन में विपक्षी विधायकों ने के हंगामे के बीच सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 को भी सरकार ने पास करा लिया, जिसके बनने के बाद प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड की जगह एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसका लाभ मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यक जैसे बौद्ध, ईसाई और सिख समुदाय को भी मिलेगा। सरकार की दलील है कि कांग्रेस के समय जब राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाया गया तो उसका एक ही मकसद था कि राज्य के मुस्लिम समुदायों को लाभ देना, जबकि हमारी सरकार का एक ऐसा एक्ट बना रही है जिसमें अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा और उनकी शिक्षा को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के मानव से जोड़ा जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, जिसमें कांग्रेस के ज़माने में जो विधेयक आया था या जो प्रावधान किया गया था, वो अल्पसंख्यक का फायदा केवल एक मुस्लिम समुदाय को देना चाहते थे, इसलिए उस प्रकार का विधेयक लाए। हमने उसका संशोधन कर दिया है, नया विधेयक हम लेकर आए हैं। उससे सभी को शिक्षा के अधिकार के रूप में आगे आने का अवसर मिलेगा, पारदर्शिता होगी। जो भाषा है, चाहे गुरुमुखी है या हमारी, और मुस्लिम समेत सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। और इसके पीछे हमारा हेतु है कि मुस्लिम के साथ साथ सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, फारसी, इन सबको भी उनका लाभ मिले। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।